हरे कृष्णा स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू ज़ेंडुका लर्निंग्स। आज का ये शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। सीए इंटर वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एएस 10 या मैं कहूँ इंड एएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर कुछ आज शॉर्ट कंसेप्ट्स आपको बताने वाला हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं इसमें और कई स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग जगह मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उनके भी डाउट्स के आधार पर मुझे समझ में आया कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में थोड़ा सा डाउट है। तो मैं यहाँ पर एएस 10 इंडेस 16 को लेकर कुछ आपको बातें बताऊंगा आज। तो एक तो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड में जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है उस पर, और एक रिवैल्यूएशन के प्रेजेंटेशन पर मैं वापस बात करने वाला हूँ। दो छोटे छोटे टॉपिक में कवर कर रहा हूँ इसमें। जरा ध्यान देंगे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसके डेटर्स हैं से 5 लाख रुपए के, और 5 लाख रुपए के डेटर्स हैं और उनसे पैसा नहीं आ रहा है, और उस डेटर्स ने कहा कि भाई साहब आप मुझसे मेरी जो है कार ले जाओ। तो एक तरीके से यहाँ पर कार आएगी और डेटर्स खत्म हो जाएंगे। तो डेटर्स मॉनेटरी एसेट हो गई, चली गई, और आने वाली जो कार है व्हीकल, दैट इज नॉन मॉनेटरी एसेट। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हो गया। तो एंट्री जो पास होगी वो तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि भाई एंट्री पास होगी, भाई कार अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डेटर्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कार यानी हम मोटर व्हीकल अकाउंट की बात कर रहे हैं। डेटर्स बुक्स में 5 लाख रुपए के हैं। तो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जाने वाली जो असेट है वो हमेशा उसकी बुक वैल्यू पे क्रेडिट होती है। आने वाली असेट को किस पे डेबिट करना है वो एएस 10 या इंड एएस 16 का झगड़ा है। और उसमें ये बात क्लियर है कि अगर ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है, ठीक है, कमर्शियल सब्सटेंस है अगर, तो फिर उस केस में हम आने वाली जो असेट है उसको हम वैल्यू करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ इनकमिंग असेट, आने वाली असेट, ये जाने वाली असेट, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। अब मान लीजिए इस कार की ये जो आने वाली एसेट है इसकी जो फेयर वैल्यू है से वो 5,30,000 रुपीज की है, ये इसकी फेयर वैल्यू आपको दे रखी है। अब कार आ रही है और डेटर्स जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये सेटलमेंट हो रहा है, तो इस ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है। ये ऐसी हवा में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, डेटर्स ऑलरेडी बुक्स में थे और उसका सेटलमेंट हो रहा है। तो हम ये रीजनेबली कह सकते हैं कि भाई हाँ, इस ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है। ठीक है, और कमर्शियल सब्सटेंस है तो आने वाली एसेट किस पे डेबिट होगी? फेयर वैल्यू ऑफ इनकमिंग एसेट और फेयर वैल्यू ऑफ आउटगोइंग एसेट, जो कि यहाँ पे आउटगोइंग डेटर्स है, विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। तो अब झगड़ा ये होता है भाई कि कौन सी ज्यादा क्लियरली एविडेंट है। तो या तो क्वेश्चन में कोई हिंट दे रखी होगी, लेकिन यहाँ पर तो जाने वाली एसेट डेटर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी फेयर वैल्यू तो फ्लक्चुएट हो सकती है कार की मार्केट टू मार्केट, पर डेटर्स तो बीइंग ए मॉनेटरी एसेट है, तो इसकी फेयर वैल्यू जो इसकी बुक वैल्यू वही इसकी फेयर वैल्यू है। तो हमें कार को भी 5 लाख पर ही डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर ये मत कहिए कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं था इसलिए हमने आने वाली असेट को हमने 5 लाख पर डेबिट कर लिया, क्योंकि जब ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता है तो जो जाने वाली एसेट की बुक वैल्यू है उसी पर हम आने वाली एसेट को डेबिट कर लेते हैं, उसी बुक वैल्यू पर यहां पर मैंने 5 लाख पे डेबिट किया है, तो ये मानते हुए किया है कि भाई ये ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है, और यहां पर जो आने वाली एसेट है उसके एवज में, उसके हिसाब से जाने वाली जो एसेट है उसकी फेयर वैल्यू ज्यादा क्लियरली एविडेंट है। ऑब्वियसली डेटर्स की फेयर वैल्यू जो बुक वैल्यू वही फेयर वैल्यू है, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल एसेट है, आपकी मॉनेटरी एसेट है। तो इसलिए हम यहाँ पे 5 लाख पे डेबिट करेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है जिसमें स्टूडेंट्स ने गलती करी है, वो जनरली करते भी हैं, कि भाई क्वेश्चन में मेंशन है कि कार आपने ले तो ली डेटर से, लेकिन अभी रजिस्ट्री आपके नाम पर नहीं हुई है, तो क्या आप अपनी बुक में कार को डेबिट कर सकते हैं? तो बड़ा छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स इसमें भी। रजिस्ट्री आपके नाम नहीं हुई है, पेपर्स आपके नाम अभी नहीं ट्रांसफर हुए हैं, डेटर्स ने केवल सेटलमेंट कर लिया है, तो क्या आप कार डेबिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। रजिस्ट्री इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि अकाउंटिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हमें ट्रांजेक्शन का सब्सटेंस देखना है, ना कि उसका लीगल फॉर्म। तो जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक लीगली वो कार हमारे नाम पे नहीं होगी, पर ट्रांजेक्शन का सब्सटेंस देखेंगे और सब्सटेंस के हिसाब से हम देखेंगे कि भाई ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो लीगल प्रोसेस हो जाएगी, तो हम उसको कार को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब यहां पर हम कार को डेबिट करेंगे इवन इफ द कार इज नॉट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। अगर डेटर्स के थ्रू वो सेटलमेंट हुआ है तो आने वाली एसेट कार है जो कि नॉन मॉनेटरी है, जाने वाली एसेट डेटर्स है जो कि मॉनेटरी है, ट्रांजेक्शन का कमर्शियल सब्सटेंस है, और इसलिए आने वाली एसेट को हम फेयर वैल्यू ऑफ
कार और फेयर वैल्यू ऑफ डेटर्स विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। तो यहाँ पे मैं मानूंगा कि डेटर्स की वैल्यू फेयर वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा क्लियरली एविडेंट है, तो हम कार को उस पर वैल्यू करेंगे और कार बुक्स में डेबिट हो जाएगी इवन इफ द कार इज नॉट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। एक तो ये पॉइंट हो गया। और एक दूसरा छोटा सा पॉइंट और है रिवैल्यूएशन मेथड को लेकर। जब भी किसी पीपीई का रिवैल्यूएशन होता है, तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, पर कई लोग भूल रहे हैं, देखिए। तो उसके प्रेजेंटेशन की दो मेथड्स होती है, प्रेजेंटेशन की दो मेथड्स होती है। एक मेथड होती है, ध्यान दें, एक तो होती है भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम एलिमिनेट कर देते हैं, है ना, और एक मेथड होती है रीस्टेटमेंट की। तो ये दोनों मेथड्स क्या है, जरा एक मिनट छोटे से एग्जांपल से मैं बता देता हूं। सपोज मान लीजिए किसी पीपी जो है उसकी जो कॉस्ट है वो 200 है और उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है पीपीई का जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो से 80 है, मतलब उसकी जो बुक वैल्यू है कैरिंग अमाउंट वो 120 है, ठीक है। और इस एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ 120 से 150 हो गई, यानी अल्टीमेटली 30 रुपीज का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। तो अब इसको बुक में कैसे प्रेजेंट करना है, तो हमने आप लोगों को मालूम है, पर इसको ध्यान रखिए, देयर आर टू मेथड्स। एक भाई आपने जैसे पीपीई का अकाउंट बनाया, तो पीपी का अकाउंट बनाया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80, ठीक है। अब एक मेथड तो है डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर दें, तो एंट्री पास होगी, एंट्री में लिख नहीं रहा हूं, आप दिमाग में रखें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी खत्म कर देंगे, डेबिट एलिमिनेट करना है इसको, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी अकाउंट 80 और पीपी में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80 हो गया ये, है ना। और अब ये असेट 200 डेबिट क्रेडिट 80, तो 120 क्या गई बुक्स में। अब पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट 30 रुपीज से इसको अपवर्ड रिवैल्यू कर दिया, और अब असेट की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई, कैरिड डाउन, अभी इस साल का डेप्रिसिएशन बाकी है, तो ये आ गई 150 की, ठीक है। मान लेते हैं एसेट की यूजफुल लाइफ जो थी वो 10 ईयर्स थी, और मान लेते हैं कि ये जो रिवैल्यूएशन हुआ है ये 4th ईयर के एंड पर हुआ है, तो अभी भी इसके 6 साल बाकी हैं, इसके 6 साल बाकी हैं। तो अब आने वाली जो 150 रुपए, अब असेट की वैल्यू 150 हो गई, डिवाइडेड बाय बची हुई वैल्यू, बची हुई लाइफ 6 साल है, तो 25 रुपीज का पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये कौन सी रिवैल्यूएशन होते हुए भी हमने प्रेजेंटेशन किस पे किया, हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं है, अब वो असेट जो है वो उसकी कैरिंग अमाउंट इन बुक वैल्यू पर इन आफ्टर डेप्रिसिएशन आ गई है 150, और बची हुई लाइफ 6 साल है, तो राइट ऑफ कर देंगे। इसका दूसरा प्रेजेंटेशन कैसा होता है, देखिए ध्यान दें, ये पीपी अकाउंट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम इसमें करेंगे 200 रुपीज, ठीक है। मैंने जब पीपी का रिवीजन लेक्चर लिया था उसमें भी ये बात बताई हुई है, उसके बाद फिर भी कई स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है, अदर स्टूडेंट्स भी काफी सारे हैं। इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है, हाँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये 80 है, अब इसमें एक्यूमुलेटेड इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है ना भाई। 120 की असेट 150 की हो गई, 30 का रिवैल्यूएशन हुआ, यानी ये वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 25% से बढ़ रही है ना। तो हम पहले एंट्री पास करेंगे, एक पीपी अकाउंट डेबिट, पीपी को भी 25% से बढ़ाएंगे, तो भाई 120 की बुक वैल्यू है ना इसकी, 120 से 150 हो गई, यानी 30 रुपीज का अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, ठीक है। तो वो 25% आ रहा है, तो हम इस पीपी इसको एलिमिनेट करने के बजाय पीपी को भी 25% बढ़ा लेंगे और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 25% से बढ़ा लेंगे। तो पीपी अकाउंट डेबिट, तो 200 का 25% कितना आ जाएगा, 200 का 25% 50 रुपए का। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80 है, टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम की लाइबिलिटी बढ़ा लेंगे, 80 का 25% जो है वो 20 रुपए आ जाएगा, और इसमें भी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस देखिए आप 30 रुपीज का ही आएगा, वो तो 30 रहेगा। तो पीपी अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 20 और 30, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में बाय पीपी कितना आ जाएगा, दैट इज 20 रुपीज का, रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बनाएंगे उसमें 30 रुपीज आ जाएगा। तो अब ये एसेट कैरिड डाउन कितने पे हो गई, 250 पर देखिए आप, और अब इसका जो डेप्रिसिएशन हो गया वो कितना हो गया, अक्यूमुलेटेड 100। तो जो असेट 200 पर स्टेट आपकी बुक्स में रिकॉर्डेड थी वो 250 पर आ गई, 25% से बढ़ गई, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 100 आ गया। नेट वैल्यू देखिए अब 250 माइनस 100, वो जो पहली वाली मेथड में थी 150, वही वैल्यू है। तो अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, अब तो असेट का अकाउंट कॉस्ट पे आ गया, एसेट का अकाउंट कॉस्ट पर ही है, आपने डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं किया, तो ये जो 250 है ये ओरिजिनल कॉस्ट वाली वैल्यू बढ़ी है 50, तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे
तो आपने 150 को 6 से डिवाइड किया था तो भी 25 रुपए का डेप्रिसिएशन आ रहा था, और 250 को 10 से डिवाइड करोगे तो भी आने वाले समय 25 के डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब जो डेप्रिसिएशन यहां पर इस वाली मेथड में जो डेप्रिसिएशन की एंट्री हो रही थी वो होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपीई अकाउंट, और यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहली वाली मेथड में हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को एलिमिनेट कर देना है, पीपी का अकाउंट आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू पे आ जाएगा, और सेकंड वाली मेथड में दोनों अकाउंट रहेंगे और उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, रीस्टेटमेंट हो जाएगा, और रीस्टेटमेंट उसी प्रपोर्शन में होगा जिस प्रपोर्शन में रिवैल्यूएशन हुआ है। जैसे कि 120 की एसेट 30 बढ़ गया 150 हो गई तो 30 रुपीज बढ़ा है, तो 120 पे 30 आ रहा है 25%, तो एसेट की कॉस्ट को भी 25%, या तो नेट अमाउंट ले लीजिए आप 30 रुपीज का, और या फिर एसेट की कॉस्ट भी 25% से बढ़ा दी और डेप्रिसिएशन भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 25% से आप बढ़ा दीजिए। तो ये दो मेथड होती है रिवैल्यूएशन के और पीपी के केस में प्रेजेंटेशन की दो मेथड्स हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।